हेलो बच्चों, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म, व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। तो इसका मीनिंग क्या है? इफ़ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अभी मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नहीं ले रही, एक कोई जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया C5 और H10, तो C5H10 के बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, ये एक साइक्लोपेंटेन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 5 कार्बन लाइन से लिखे हों और फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 5 कार्बन इस तरीके से लिखे हुए हों और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया हो। तो एक ही मॉलिक्यूलर, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बन गए जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होंगी। ठीक है ना, तो ऑल दीज कंपाउंड्स जो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने, ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये आइसोमर्स हैं, और ये फिनोमिना कि उनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर, उनके क्या कहते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट हैं। तो ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। तो ये तो मैंने एक तुमको जनरल बात बताई, ये अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे जिनके मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होंगे लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह वो डिफरेंट होंगे। तो वही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले इसकी डेफिनेशन, अगर फुल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे। तो डेफिनेशन जनरल है, तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे इसकी, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये जो आइसोमेरिज्म है इसको अपने पढ़ने के लिए हमने इजी करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाने की वजह से उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी उसके लिए मैं, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला इवन दे हैव सेम स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर भी सेम होता है लेकिन कंपाउंड ग्रुप्स के या एटम्स के या आइंस के अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे आर सेड टू हैव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इट इज फॉलोइंग। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग एक एक को एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा करेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछी जाती है और इस पर अलग से शॉर्ट नोट भी आता है, तो इसको एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो देखो इस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हर जो भी आप करोगे उसकी पहले डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जाम्पल, इसी तरीके से, और अगर उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देनी है तो वो देंगे। ठीक है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पूछी जाती है, तो इसलिए मैं उसको पूरा कंप्लीट एक शॉर्ट नोट की तरह ही आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, इफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब अगर कि दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं तो जब वो अपने आयंस बनाएंगे, जैसे मान लो आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो आयन बनाएगा, अपने कैटायन और एनायन में टूटेगा, तो उसमें वो डिफरेंट आयंस देते हैं सॉल्यूशन में। तो अलग अलग आयंस देते हैं, इसका मतलब है कि उसमें अलग अलग आयंस फ्री हो रहे हैं। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इन दीज कंपाउंड्स डिफरेंट ग्रुप्स और आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ऐसा क्यों होता है कि वो डिफरेंट आयंस देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन होते हैं हमें वो उसके टेस्ट मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट मिलेगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है,
तो जैसे कि एग्जाम्पल, पहले इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, एक बार फिर से कर लो। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दिस फेनोमिना अराइजेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयंस इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल शॉर्ट नोट में या ये एग्जाम्पल अलग से भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया CrNH3 का होल 5 Cl, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि क्रोमियम के साथ ये जो 6 हैं, 6 का मतलब 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बाहर लगा हुआ है सल्फेट। तो जब आप इसको डिसॉल्व करोगे, ये देखो, जब आप इसको डिसॉल्व करोगे ऑन डिसॉल्यूशन, तो डिसॉल्व करने पर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो वो वाला आयन तो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। तो ये देखो यहाँ पर बनाया, डिसॉल्व करने पर क्या हुआ? CrNH3 का होल 5 Cl, ये तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बना। और सल्फेट आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं वो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए थे, तो वो आयोनाइज हो जाएंगे। तो इस कंपाउंड में कौन से आयन का टेस्ट मिलेगा? इस आयन कंपाउंड में एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और साथ में सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। मतलब आप जब डिसॉल्व करोगे तो सल्फेट आयन फ्री हुए, तो सल्फेट आयन का टेस्ट करके देख लो। तो सल्फेट आयन का टेस्ट क्या होता है? बेरियम क्लोराइड टेस्ट। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है, कंपाउंड्स गिव द दिस कंपाउंड, जो कंपाउंड फर्स्ट है, फर्स्ट कंपाउंड गिव द टेस्ट फॉर सल्फेट आयन्स बट नॉट फॉर क्लोराइड आयन। अब सल्फेट आयन का टेस्ट क्या होता है? बेरियम क्लोराइड टेस्ट होता है। मतलब अगर आपको कहीं पता करना है कि सल्फेट आयन्स फ्री हैं तो उसमें बेरियम क्लोराइड डाल दो, तो बेरियम क्लोराइड डालोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है बेरियम सल्फेट का, क्योंकि सल्फेट आयन्स फ्री हैं तो बनेगा, और अगर सल्फेट आयन फ्री नहीं होंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक क्लोराइड आयन्स भी प्रेजेंट है, इसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है, लेकिन ये क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। इसका मतलब है ये क्रोमियम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं आएगा, ये टूटेगा ही नहीं, आयोनाइज नहीं होगा, ये आयन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का टेस्ट क्या होता है? AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है। उसमें सिल्वर नाइट्रेट जब आप डालते हो तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो इस फर्स्ट कंपाउंड में बेरियम क्लोराइड डालने पर बेरियम सल्फेट का तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट डालने पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, ठीक है। अब इसी का दूसरा आइसोमर लेते हैं, सेकेंड, इसी का आइसोमर देखो, तो देखो इसमें क्रोमियम और NH3 का होल 5 और सल्फेट आयन तो अंदर है और क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो यहाँ पर बेटा बताओ क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ये जो सल्फेट आयन है वो क्रोमियम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ गया है, जबकि क्लोराइड आयन फ्री है, तो ये क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा लेकिन सल्फेट आयन का टेस्ट नहीं देगा। तो इसको हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे, अगर शॉर्ट नोट में आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि कंपाउंड गिव सेकेंड वाला कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड गिव द टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन बट नॉट फॉर सल्फेट आयन। इट मीन्स इट इज व्हेन इट इज ट्रीटेड विद AgNO3 इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgCl, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल और उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स अलग से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वो आपको एग्जाम्पल देके ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें बताओ किस तरह की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो अदर एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया PTNH3 का होल 4 और क्लोरीन 2 अंदर लगे हैं और 2 ब्रोमाइड बाहर लगे हुए हैं, क्लोरीन नहीं सॉरी क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर देखो PTNH3 का होल 4 और ब्रोमाइड अंदर है 2 और क्लोराइड बाहर है, तो इसमें ब्रोमाइड का टेस्ट आएगा और इसमें क्लोराइड का टेस्ट आएगा। तो ब्रोमाइड और क्लोराइड दोनों के लिए AgNO3 टेस्ट ही होता है, लेकिन ब्रोमाइड अगर फ्री है तो AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा और AgBr का प्रेसिपिटेट येलो कलर का आता है, और अगर उसमें क्लोराइड आयन फ्री होंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा और वो वाइट कलर का बनता है। तो प्रेसिपिटेट के कलर से हमें पहचान जाएंगे कि वो ब्रोमाइड आयन बाहर फ्री है या क्लोराइड आयन फ्री है, ठीक है। तो ये हो गई आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, इसमें क्लोराइड आयन अंदर है और नाइट्रो ग्रुप बाहर है, इसमें नाइट्रो अंदर आ गया और क्लोराइड एक बाहर चला गया है, तो ये AgCl बनाएगा AgNO3 के साथ और ये वाला नहीं बनाएगा, तो इसमें भी हम AgNO3 टेस्ट से ही कंफर्म करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? ये भी बहुत सिंपल है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल को देखना है। वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट का मतलब ही वाटर है, मे बी प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो आपको पता है स्ट्रांगली जुड़ेगा, वाटर कोऑर्डिनेट और बॉन्ड बनाएगा, और अगर वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो फिर वो
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ होगा, उस समय वाटर वहाँ से हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और अगर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो वाटर को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हेन वाटर इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट कैन बी रिमूव्ड इजीली बाय द ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो वाटर के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे पता करते हो, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर डालोगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, और नहीं डालोगे तो वो अगर वाटर अंदर है तो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया कि क्रोमियम और H2O का होल 6 और 3 क्लोराइड बाहर लगे हुए हैं, तो इसमें अगर आप H2SO4 डालोगे तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितना वेट पहले था उतना ही वेट इसका रहेगा। वेट से पता करते हैं यहाँ पर, जैसे 1 मोल का अगर आप वेट जो भी आ रहा है आप इसको हम वेट निकाल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास लेकर के, तो हम देखेंगे जितना मोलर मास पहले था उतना ही मॉलिक्यूलर मास बाद में आया। लेकिन अब अगला वाला एग्जाम्पल देखो, ये इसी का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, Cr H2O का होल 5 और एक Cl अंदर कर लिया, 2 Cl बाहर रह गए और एक वाटर बाहर निकाल लिया। तो इसमें क्या है, ये वाला जो वाटर है ये आसानी से रिमूव हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर। तो अगर 1 मोल लोगे तो 18 ग्राम वाटर का वेट कम हो जाएगा उसमें से, और इसमें जितना वेट लोगे H2SO4 डालने पर उतना ही वेट बाद में भी रहेगा। तो इससे हम कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला देखो, इसी का थर्ड एग्जाम्पल है। इसमें क्या हुआ कि Cr और H2O का होल 4, इसमें 4 वाटर अंदर रखे, 2 वाटर बाहर निकाल लिए और 2 क्लोरीन अंदर आ गए, तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा। इसका मतलब इसका 1 मोल अगर आप लोगे और H2SO4 डालोगे तो 18 2s are 36 ग्राम जो है वो 1 मोल में से कम हो जाएगा वेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हाइड्रेशन आइसोम, आपको इतना लिखना नहीं है, बस हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखो और फिर ये कर लो उसका एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल इतना लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है बेटा, तो इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इट इज फाउंड इन दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन बोथ कैटाइन एंड एनाइन और कॉम्प्लेक्स आइन। इसमें कैटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। इसका मतलब है जैसे पीछे आपने पढ़ा बेटा, देखो तो पीछे वाले में एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा था, देखो ये क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन, और ये 3 क्लोराइड आयन फ्री होंगे। तो क्लोराइड आयन क्या है, सिंपल आयन, और क्रोमियम के साथ वाटर क्या है, वो कॉम्प्लेक्स आयन। लेकिन ये वाले एग्जाम्पल जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है वो उसी में मिलेंगे जिसमें कि दोनों आयन कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मेटल से डिफरेंट आयन्स जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप डेफिनेशन देखना, फिर CO NH3 का होल 6 और Cr Cn का होल 6, तो ये कैटाइन है जो कि कॉम्प्लेक्स आयन, और ये एनाइन, ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इसी का दूसरा आइसोमर क्या बना कि Cr के साथ तो अमोनिया जुड़ गए, यहाँ पर Cr के साथ जुड़े हैं क्या, साइनाइड, और कोबाल्ट के साथ जुड़े अमोनिया, यहाँ पर Cr के साथ अमोनिया और कोबाल्ट के साथ साइनाइड जुड़ गए। तो इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ आयंस, डिफरेंट आयंस आर अटैच्ड टू द मेटल, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग लिगेंड्स जो है वो जुड़ जाते हैं ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मेटल इज कोऑर्डिनेटेड विद डिफरेंट लिगेंड्स इन डिफरेंट आइसोमर्स। अलग अलग आइसोमर्स में मेटल डिफरेंट लिगेंड्स से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आ गया लिंकेज। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड का होना जरूरी है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा क्या कहते हैं डोनर एटम होते हैं। तो एग्जाम्पल देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड का, जैसे कि NO2 है, ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ये क्या, इसमें नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। देखो NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब नाइट्रोजन पर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल बॉन्ड लगाना। तो नाइट्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है जो कि एक मेटल के साथ जुड़ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल आ गया, इसमें ऑक्सीजन जो है वो NO2, देखो NO2, इसमें ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर दोज इन विच देयर आर 2 डोनर एटम्स में बी प्रेजेंट, बट एट अ टाइम एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखो एग्जाम्पल इसका, क्रोमियम अमोनिया के साथ 5 अमोनिया जुड़े हैं क्रोमियम के साथ और एक NO2। तो NO2, इसमें NO2 का मतलब है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। और इसी का दूसरा देखो तो क्रोमियम और NH3 का होल 5 और ONO, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें जो है एक ही मेटल, इसमें ये वाली आइसोमेरिज्म तभी प्रेजेंट हो सकती है जब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए इस तरीके का। तो इसमें देखो क्रोमियम से 4 अमोनिया जुड़े हैं और क्रोमियम से 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड जुड़े हैं, और दूसरे में
ये जो क्लोराइड है एक इधर आ गया है, तो 3 अमोनिया और 1 क्लोराइड, और इसमें 2 अमोनिया 3 अमोनिया और 1 क्लोराइड इधर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल जो है होता है। ठीक है, इतना करो, फिर नेक्स्ट में हम लोग करेंगे स्टीरियो।